तो स्टूडेंट आपने देखा कि जो है वो प्रोसेसेस जो है उसकी स्केजुलिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से क्या मुराद है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक्चुअली जो आपके पास कोई भी जो प्रोसेस है जो कि रनिंग स्टेट में है, अगर आपने स्वैपिंग करनी है, ठीक है, या इंटरप्ट करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं कि उसको पॉज का जब हम करते हैं उसकी वर्किंग को, उसकी जितनी भी जो मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मीन के उसके रजिस्टर सीपीयू रजिस्टर की जो स्टेट्स हैं उसको हम सेव कर लेते हैं। उसके लिए जो प्रोसेस की स्टेट है, प्रोसेस की स्टेट जो 5 स्टेट हैं, मीन के वो रेडी, इस टाइम आपका प्रोसेस वो रेडी स्टेट में था, इस टाइम वो आपका रनिंग स्टेट में था, इस टाइम वो आपका वेटिंग स्टेट में था, ठीक है, या स्वैप आउट स्टेट में था। कौन सी स्टेट है उसकी, उसको भी साथ में हम सेव कर लेते हैं। और फिर मेमोरी जो मैनेजमेंट है, मीन के मेमोरी जो में उसके जो है वो प्रोसेस जो है उसकी रैम के अंदर जो है किस एड्रेस के ऊपर वो पड़ा हुआ है, कितनी मेमोरी एलोकेट की हुई है उसको, हमने उसकी सारी की सारी स्टेट को हम सेव कर लेते हैं। इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विच का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, ये प्योरली से अगर हम कहें तो ये आपका ओवरहेड है। मीन कि जब आपके पास स्विचिंग हो रही है उसके अंदर कोई भी यूजफुल वर्क नहीं हो रहा होता। ओके, मीन कि जब आपने कॉन्टेक्स्ट स्विच किया, कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब ये है कि आपने एक प्रोसेस जो है, जो रनिंग प्रोसेस है ना, उसकी स्टेट को सेव कर लिया। और जो ऑलरेडी जो पहले पॉज एक न्यू प्रोसेस है उसकी जो जो इन्फॉर्मेशन आपने सेव की थी उसको लोड करके उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो इसमें इस तरह से होता है कि आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा होता है, जिसे हम ओवरहेड का नाम देंगे। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज प्योर ओवरहेड बिकॉज द सिस्टम डज नॉट यूजफुल वर्क वाइल स्विचिंग। कि जब वो स्विचिंग कर रहा था उस टाइम पे वो कोई यूजफुल वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो आपकी जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है ना, ये मशीन पर भी डिपेंड कर रही होती है कि आपके पास मशीन के जो आप आपने प्रोसेसर यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, जो रैम यूज़ की हुई है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो प्रोसेस की जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, इस ये टाइम जो है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो नंबर ऑफ रजिस्टर दैट मस्ट बी कॉपीड, ठीक है, और द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज द सिंगल इंस्ट्रक्शन टू लोड और स्टोर आल रजिस्टर। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जो कि आपके कॉन्टेक्स्ट स्विच को इफेक्ट कर रही होती हैं। मीन के उसके मशीन कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, मशीन की स्पीड, मेमोरी की स्पीड, ठीक है, इसके अलावा जो आप रजिस्टर्स में नंबर डाटा कॉपी कर रहे हैं उसकी स्पीड। तो ये सारे का सारा है जो एक्चुअली जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, ये आपकी ओवरहेडिंग प्रोवाइड कर रही होती है। तो इसलिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम एक प्रोग्राम, एक मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारा सिस्टम हैंग भी हो जाता है। उसकी रीज़न भी यही है कि हमारे जो सिस्टम जब उसके बैकएंड पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है उसके लिए टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो उसकी वजह से फिर आपका सिस्टम हैंग हो रहा होता है। तो टिपिकल स्पीड रेंज फ्रॉम 1 to 1000 माइक्रोसेकंड जो है, ये स्पीड जो है वो इतनी हमारी होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हैज़ बिकम सच अ परफॉर्मेंस bottleneck that programmers are using new structures threads to avoid it whenever possible। तो इसलिए भी ना हम थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे कि आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है उससे एक्चुअली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी उस पर भी इफेक्ट हो रहा होता है। क्योंकि कंटेक्स्ट स्विचिंग जब हो रही होती है उस टाइम पे आपका कोई प्रोसेस रन नहीं हो रहा था, जस्ट उसको जो है वो एक प्रोसेस को हम स्टॉप कर रहे होते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस को जो है उसकी स्टेट्स को लोड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें तो वो इस तरह से है कि आपके पास तो स्विचिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि जब भी आपके पास स्विचिंग हो रही होती है तो सीपीयू जो ओल्ड स्टेट्स होती हैं प्रोसेस की उसको जो है वो जो किसी प्रोसेस जिसको आपने रन करना है उसको जो है वो लोड करता है और जो रनिंग प्रोसेस होता है उसकी स्टेट को हम सेव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपके पास ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इंटरप्ट और सिस्टम कॉल जब होती है, इनकी एक प्रोसेस को जब हम इंटरप्ट करते हैं या सिस्टम कॉल करते हैं। सिस्टम कॉल का मतलब ये है कि जब उस प्रोसेस के लिए आपको जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है आप उसके लिए सीपीयू से कहते हैं। तो फिर क्या होगा, हम स्टेट सेव स्टेट इनटू द पीसीबी। तो याद रखिएगा कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विच की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव करते हैं।
वहीं पर सेव करते हैं, वहीं से लोड की जाती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। तो इसमें प्रोसेस की स्टेट्स, ठीक है, प्रोसेस जो है वो कोई किस स्टेट के अंदर है, प्रोसेस मेमोरी के कंज्यूम कर रहा है, प्रोसेस के रजिस्टर्स, सीपीयू के जो रजिस्टर्स हैं उनकी स्टेट्स क्या हैं, वो हमने सेव की होती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन सेव की होती है। तो जब आप इंटरप्ट या सिस्टम कॉल करते हैं तो किसी एक प्रोसेस की जो है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है उसमें हम आपके पास एक प्रोसेस वन की जो इंफॉर्मेशन जितनी भी जो स्टोर की होगी वो पीसीबी वन में स्टोर की होगी, और प्रोसेस टू की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक टू के अंदर स्टोर की जाएगी। अब ऐसा है कि जब आपने इंटरप्ट कॉल की, प्रोसेस वन रन हो रहा है, तो आपने इंटरप्ट कॉल की, तो प्रोसेस वन की जो स्टेट्स हैं उनको हम सेव कर लेंगे पीसीबी वन में, और जो प्रोसेस टू है उसकी स्टेट्स को रीलोड किया जाएगा। ठीक है, जो आपके पास ओल्ड प्रोसेस था उसकी स्टेट को रीलोड किया गया, जो न्यू प्रोसेस है उसकी स्टेट को हम सेव कर रहे हैं। तो यही आपका कॉन्टेक्ट स्विचिंग का कंसेप्ट होता है। इस दौरान पे फिर क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि इस दौरान कोई भी सीपीयू जो है किसी प्रोसेस को रन या एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता। तो फिर नेक्स्ट अगर फिर दोबारा आपने इंटरप्ट की और सिस्टम कॉल की, तो फिर उससे क्या होगा कि हम जो प्रोसेस टू है, ठीक है, उसको उसकी स्टेट को हम सेव कर लेंगे, और जो आपके पास प्रोसेस वन, जो ओल्ड प्रोसेस वन था, उसकी स्टेट को फिर हम रीलोड कर देते हैं। तो अब देख रहे हैं कि जब भी आपके पास एक प्रोसेस से आपने दूसरे प्रोसेस को रन करना है, या उसको आपने स्टॉप करके पहले वाले प्रोसेस को रन करना है, इस दौरान जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होगी, उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हम सेव कर रहे होंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है सीपीयू के स्केजिंग के लिए यूज़ होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो और इन दोनों स्वैपिंग के दौरान प्रोसेस वन से प्रोसेस टू या प्रोसेस टू से प्रोसेस वन के दरम्यान में टाइम की वेस्टेज होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि टाइम ओवरहेड होता है जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, तो ये आपके पास जो है बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया, ठीक है, या स्केजुलिंग की जो टाइप्स हैं, ये प्रोसेस स्केजुलिंग ही का कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो जो मेजर ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनको हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा, वो आपके प्रोसेस क्रिएशन के हैं, ठीक है, प्रोसेस टर्मिनेशन के हैं, प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन के हैं। तो ये प्रोसेसेस जो हैं ये एक्चुअली इनकी अगर आपने किसी प्रोसेस को क्रिएट करना है या फिर उसको टर्मिनेट करना है, तो उसके लिए सिस्टम्स कॉल की जाती हैं। तो प्रोसेस क्रिएशन थ्रो अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल्स सच एज फ्रॉक आर स्पैम प्रोसेस में क्रिएट अदर प्रोसेस। फ्रॉक जो है ना, ये प्रोसेस, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि अगर आपके पास एक प्रोसेस है, वो मजीद जो है वो सब प्रोसेस जनरेट करता है, उसके लिए सिस्टम कॉल करता है। ठीक है, जो सब प्रोसेस उन्हें हम चाइल्ड प्रोसेस का नाम देंगे, तो इसे हम फ्रॉक का नाम देते हैं कि एक सिस्टम में एक जो प्रोसेस है उसने फ्रॉक किया, मीन के उसने एक से ज़्यादा जो है वो चाइल्ड प्रोसेस जो है वो जनरेट किए, तो इसके लिए सिस्टम कॉल जो है वो की जाती है। तो द प्रोसेस विच क्रिएट अदर प्रोसेस इज टर्म्ड एज द पेरेंट ऑफ द अदर प्रोसेस, while the created sub process is called term as the child processes। ठीक है, तो अब एक प्रोसेस, जो प्रोसेस की क्रिएशन को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक प्रोसेस कैसे क्रिएट किया जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रोसेस को अगर हमने जो डिफाइन किया था, वो हमने बात की थी कि प्रोसेस जो है एक्चुअली वो कोई भी प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है, रनिंग फॉर्म में होता है, उसे हम प्रोसेस का नाम देते हैं। तो एक प्रोग्राम के एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकते हैं, और प्रोसेस क्रिएट कैसे किए जाते हैं, उसके लिए सिस्टम कॉल की जाती है, सिस्टम कॉल की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो जब उससे सिस्टम कॉल की जाएगी तो वो जो प्रोसेस है वो फिर फोक करेगा और कुछ चाइल्ड प्रोसेसेस को जनरेट करेगा। अब जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनको फिर हम कुछ स्पेसिफिक कुछ आईडी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम उससे उसको डिटरमाइन कर सकें कि ये प्रोसेस कौन सा है। तो ईच प्रोसेस इज गिवन एन इंटीजर आइडेंटिफायर टर्म एज द प्रोसेस आइडेंटिफायर, उसे हम प्रोसेस आइडेंटिफायर और पीआईडी से नोट करते हैं, और जो पेरेंट के लिए होता है उसे हम डबल पीआईडी से नोट करते हैं। ठीक है, तो डबल पीआईडी से स्टैंड फॉर पेरेंट प्रोसेस आइडेंटिफायर। तो ऑन द टिपिकल यूनिक्स सिस्टम द प्रोसेस scheduler is termed as set and is given PID 0
इसे हम जो प्रोसेस आइडेंटिफायर आईडी जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग डन बाय इट्स एट सिस्टम स्टार्टअप टाइम is to launch init, which gives the process PGI 1. Further initiate जो आपने int है, initiate जो है, launch all the system domains and user logins and become the ultimate parent of all other process. अब वो एक्चुअली बता रहा है कि आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इस तरह से होता है कि सबसे पहले एक सिंगल प्रोसेस हम जनरेट करते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस जो फर्दर दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करता है, वो प्रोसेस फिर फर्दर जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस को जनरेट करते हैं, और इस तरह से आपका जो लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क कर रहा था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी एक प्रोसेस आपने क्रिएट करना तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है जिसे हम प्रोसेस आईडी का नाम देते हैं, पीआईडी से उसको नोट किया जाता है। तो स्टूडेंट प्रोसेस क्रिएशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रोसेस क्रिएशन जो है वो किस तरह से की जाती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो आपके पास पीसीबी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ये क्या होता है। तो आज के लेक्चर जो है ये हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि आपके पास एक प्रोसेस जो है उसकी स्केजुलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। हमने ये चीज़ देखी कि आपके पास एक प्रोसेस है, उसकी स्केजुलिंग से क्या मुराद है, और जो प्रोसेस स्केजुलिंग की कौन कौन सी यूज़ होती हैं। तो जी, तो हमने बात की कि प्रोसेस स्केजुलिंग क्या होती है, कि आपके पास जो प्रोसेस होते हैं उसको हमने लेके आना है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में। तो उसके लिए जो आपके पास वे है उसे आप नाम देते हैं प्रोसेस स्केजुलिंग का, कि कौन कौन किस प्रोसेस को मैंने पहले लेके आना है सीपीयू के पास, किसको बाद में लेके आना है, इसे हम प्रोसेस स्केजुलिंग का नाम देते हैं। और फिर नेक्स्ट उसके हमने दो टाइप पढ़ी, एक नॉन प्रिमिटिव और एक आपके पास प्रिमिटिव टाइप जो है वो आपने देखी थी, ठीक है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप। नेक्स्ट फिर हमने स्केजुलिंग की के बारे में पढ़ा। स्केजुलिंग की जो है एक्चुअली जब आपकी जो प्रोसेस की स्केजुलिंग के लिए बैकएंड पे जो हम की यूज़ कर रहे होते हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक आपकी जॉब की होती है, एक आपकी रेडी की होती है, एक आपकी डिवाइस की होती है। जब एक प्रोग्राम को हम लोड करते हैं मेमोरी के अंदर ताकि सीपीयू उसको रन करे, तो उसके लिए जो प्रोसेस जनरेट किए जाते हैं उसको हम जॉब की में लेके आते हैं। वहाँ से फिर उनको हम उन एक प्रोग्राम के सारे प्रोसेस आपके जॉब की में पड़े हुए हैं, वहाँ से फिर उनको रेडी स्टेट में लेके आ जाता है। रेडी स्टेट में जितने भी जो प्रोसेस होते हैं उसको फिर डिस्पैच किया जाता है, और डिस्पैच करने के बाद डिस्पैच से मुराद ये है कि उसको रेडी क्यू से पकड़ कर हम लेके आते हैं सीपीयू के पास ताकि सीपीयू उन प्रोसेस को रन करे। तो अगर तो उन्हें कोई इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड होगी तो फिर हम थर्ड जो टाइप है डिवाइसेस क्वीज, हम उसके पास अपने प्रोसेस को भेज देते हैं ताकि फिर वो उसको जो है जो भी इनपुट और आउटपुट रिक्वायर्ड है वो वहां से गेन करे और उसको दोबारा से रेडी क्यू में भेज जाता है। तो ये 3 तरह की आपकी स्केजुलिंग की बैकएंड पे यूज हो रही होती हैं, जॉब की, रेडी की और डिवाइस की जो है। फिर ये जो है कंप्लीट एक वर्किंग दिखाई गई है कि हमारे पास एक जो सीपीयू है वो अपने प्रोसेसेस को किस तरह से रन करता है। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं वो रेडी क्यू में आते हैं, वहां से एक प्रोसेस आपका 1 बाय 1 प्रोसेस सीपीयू के पास जाता है। तो अगर तो उसको कोई कुछ भी इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड नहीं है, वो उसको वो अपना टाइम स्लाइस उसका कंप्लीट है, वो कोई फ्रॉक चाइल्ड नहीं कर रहा, वो कोई न्यू चाइल्ड जनरेट नहीं कर रहा, वो कोई इंटरप्ट का वेट नहीं कर रहा, तो वो यहाँ से उसको एग्जीक्यूट करके कर दिया जाता है, उसको रन करके टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर उस प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड है, उस प्रोसेस का टाइम एक्सपायर हो गया, उस प्रोसेस को उन्हें कुछ नए स्मॉल प्रोसेस जनरेट कर दिए हैं, या फिर वो वेट कर रहा है इंटरप्ट कॉल हुई है, तो उस इन सभी केसेस में प्रोसेस को दोबारा रेडी स्टेट में भेजा जाता है, रेडी क्यू में भेजा जाता है, और वहां से फिर प्रोसेस को सीपीयू में दोबारा लेके आया जाता है। तो ये एक सीपीयू की स्केजुलिंग बताएगी कि आपके पास सीपीयू जो है वो अपने प्रोसेस की स्केजुलिंग किस तरह से कर रहा होता है। स्केजुलर की जो टाइप्स हमने देखी वो उनमें आपके पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर है जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, और शॉर्ट टर्म स्केजुलर और मीडियम टर्म स्केजुलर है। लॉन्ग टर्म की हमने बात की कि लॉन्ग टर्म जो है ये एक्चुअली यूज किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए स्केजुलर, और
ये डिसाइड करता है आपके प्रोग्राम कौन-कौन से प्रोग्राम हैं जिनको आपने मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम सेम टाइम पे रन करना। उसे मल्टी प्रोग्राम यानी आप एक लैपटॉप है ना, उसमें आप जो है वो आपने लेट्स सपोज़ ज़ूम भी ओपन किया है, आपने पीडीएफ भी के लिए जो है वो डॉक रीडर भी ओपन किया, ठीक है? आपने जो है वो गूगल क्रोम जो है उसको भी आपने रन किया है, ठीक है? आपने पावर पॉइंट जो है उसको भी आपने मल्टी प्रोग्राम सेम टाइम पे अगर हम रन करते हैं, तो बैकएंड पे इनकी मैनेजमेंट के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को यूज़ कर रहा होता है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने ये डिसाइड करना होता है कि कौन से प्रोग्राम को मैंने पहले रन करना होता है, कौन से प्रोग्राम को मैंने जॉब क्यू में लेके आना है। क्योंकि जॉब क्यू से बाद आगे नेक्स्ट जो है वो फिर उसको लेके आ जाता है रेडी क्यू के अंदर। तो शॉर्ट टर्म जो शेड्यूलर है, इसका एम ये होता है, इसने आपके जितने भी जो प्रोसेस होते हैं जो कि आपके मौजूद हैं जॉब जॉब की के अंदर, उसको रेडी क्यू में लेके आना है और रेडी क्यू से उसको सीपीयू के पास लेके जाना है। तो ये आपका जो है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। जबकि जो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है, ये इनका काम होता है कि सीपीयू जो है जब प्रोसेस को रन कर लेता है तो मेमोरी को फ्री करना। तो ये मेमोरी को फ्री करने के लिए मीडियम टर्म शेड्यूलर यूज होते हैं। तो इसको डायग्रामेटिकली शो किया गया, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विच की हमने बात की कि जब भी आपका एक प्रोसेस जो है, जब भी एक प्रोसेस है, आपने उसको इंटरप्ट करना है, ठीक है, आपने उसको स्टॉप करना है और किसी दूसरे प्रोसेस को रन करना है, तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यूज होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हम ये करते हैं कि रनिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, इस टाइम पर एक्टिव जो प्रोसेस है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, मीन के उसके लिए जो सीपीयू रजिस्टर यूज हो रहे हैं, उसकी प्रोसेस स्टेट कौन सी है, उसकी मेमोरी मैनेजमेंट की सारी इंफॉर्मेशन हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव कर लेनी होती है। ताकि हमने उसको सेव कर लिया, तो बाद में जब हमने कोई दूसरे प्रोसेस को रन किया है, तो दोबारा से इस प्रोसेस को रन करना, तो पीसीबी से वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम गेट कर लेते हैं और जहाँ पॉज किया होता है, वहीं से उस प्रोसेस की रनिंग जो है दोबारा से स्टार्ट कर दी जाती है। तो जबकि जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है, उसमें एक प्रोसेस से जब भी आप दूसरे प्रोसेस पे स्विच करते हैं या दूसरे प्रोसेस से पहले प्रोसेस पे स्विच कर रहे होते हैं, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लाजमी तौर पर आपने जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसमें सेव करना, उसी से रीलोड करना होता है। इस दौरान जो है वो हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा था, टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा होता है प्रोसेस की जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, इस हवाले से आज के लेक्चर के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो, कोई कंसेप्ट आपको क्लियर ना हुआ हो, प्रोसेस स्केजुलिंग क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन सी है, प्रोसेस स्केजुलर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, प्रोसेस स्केजुलिंग की जो कीज़ होती हैं वो कौन सी हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच से क्या मुराद होता है, तो यू कैन आस्क मी। समझ लगी स्टूडेंट ये सारे जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी स्टूडेंट्स, अगर क्लियर हैं तो हम लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है वो पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है इसको डिटेल में स्टडी करेंगे और आगे नेक्स्ट जो स्केजुलिंग के लिए जो एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग और लॉन्ग टर्म स्केजुलिंग के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ किए जाते हैं, उनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। न्यूमेरिकल वर्क होगा वो स्केजुलिंग जो है, लाजमी तौर पर इसमें पेपर में आपको न्यूमेरिकल टाइप जो है वो क्वेश्चन आएगा कि आपने जो है वो शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग के लिए आपको प्रोसेस की स्टेट्स की बनाओगे, टाइम्स गिवन होंगे और आपसे जो है वो उनकी स्केजुलिंग के लिए टाइम्स कंप्यूटेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं हुआ, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप मुझसे पूछ लें, अदरवाइज हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। क्लियर है? तो हमारे जो फर्स्ट आपके जो कोर्स आउटलाइन के टॉपिक्स हैं, ठीक है, कोर्स 2 वीक के जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए हैं हमारे, कंप्लीट हमने उनके कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।